ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड भूपेश आनंद। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं आज एक नया लेक्चर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज आपके सामने कुछ बच्चों के सामने मैं आई टू आई कॉन्टैक्ट से ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का सेकंड लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर व्हिच आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद. We have already completed lecture chapter 1, chapter 2, and we have started lecture chapter 3. And today I am going to start with lecture number 2 of chapter number 3. That is what I mean by, in the last lecture I have discussed what I mean by organizational culture. What are the components of culture and what are the factors which affect culture? आज के लेक्चर में दोस्तों हम एक नया लर्निंग ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे और आप सभी अपने रजिस्टर्स ओपन कर लें. आज का ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम कवर कर रहे हैं, आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट द राइटर्स, ऑथर्स. कि ऑथर्स क्या थे जो राइटर्स दे हैव टोल्ड समथिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. ऐसे कौन कौन से ऑथर्स हैं जिन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ऊपर कुछ कंट्रीब्यूशन दिया. सो विल बी डिस्कसिंग विद 3 पर्सन्स. और आपको मैं बता दूं, दिस पार्ट विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद टुडे, बेटे ये सबसे इंपॉर्टेंट है. आपके एमसीक्यूज में बार बार वो पूछेंगे कि ये थ्योरी इज बीइंग टोल्ड बाय विच ऑथर. तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कौन से ऑथर ने क्या कहा और उसने ये बात बोली या नहीं बोली. बिकॉज दीज आर द 3 कंफ्यूजन्स. जनरली वो कंफ्यूज कर देंगे आपको. तो आपको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि कौन से ऑथर ने क्या बोला और क्या नहीं बोला. तो आज टुडे वी विल बी फोकसिंग मोर टुवर्ड्स दैट. तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी. आप सब रजिस्टर्स ओपन करें, सभी के सभी स्टूडेंट्स एक बार रजिस्टर्स ओपन कर लें. बेटे रजिस्टर ओपन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है और लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज मैं आज जो आपको बताऊंगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. आइए लेक्चर नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल. तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूं व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय राइटर्स on culture. So this is learning objective, this is, I will say, this is learning objective. First, we have already covered what is the meaning of organizational culture. Second is what are the factors that will affect the culture of the organization. ये भी cover कर लिया. But it's C, explain the contribution made by writers on culture. ऐसे कौन से contributions हैं or who have contributed something upon on the culture. So I will be dealing with 3. मैं आज के इस लेक्चर में आपसे ये 3 बातें डिस्कस करूंगा. 1 इज सेचेन, सेकंड इज हैंडी एंड थर्ड इज हॉफस्टेडे. बेटे ये 3 लोग हैं, 3 इंसान हैं जिनकी हम बातें करेंगे. ये 3 फिरंगी है, ऐसा मान लीजिए. मुझे नहीं पता अभी ये जीवित है या मर गए, मैं अभी गूगल से पूछ लेता हूं. मर भी गए हो तो हमें क्या लेना है. हमें इनकी तीनों बातों को समझना है कि इन्होंने क्या बोला. हैंडी ने क्या बोला, सचिन ने क्या बोला, हॉफस्टेडे ने क्या बोला. एंड देन वी विल सी वी हैव टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज. इसके लिए हमें एमसीक्यूज करने हैं. तो आइए दोस्त, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने दोबारा से खड़ा हूं और ये कहना चाहता हूं कि आप सभी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन बिजनेस में आ जाएं और ये एक बार लिखें, सचिन, हैंडे एंड हॉफस्टेडे. 3 पीपल, मैंने इन तीनों का नाम लिखा और तीनों की फोटोज प्रिपेयर कर दी, सचिन, हैंडे एंड हॉफस्टेडे. बेटे आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं कि आपके घर में जो रीति रिवाज, जो कल्चर, जो सिस्टम, जो बिहेवियर, जो वैल्यूज, जो हैबिट्स डेवलप हुई हैं, आप सबसे पूछ रहा हूं जो मेरे सामने बैठे हैं, ये कैसे डेवलप हुई. ये हैबिट्स कैसे आ गई सुबह उठने की या लेट उठने की या टीवी के साथ खाना खाने की या जो भी हैबिट्स आप में आई है मोबाइल फोन की, ये सारी हैबिट्स कैसे आई. इसी तरह से हम आज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात करेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वो कल्चर कैसे डेवलप हो गया, वो वैल्यूज, वो एटीट्यूड, वो बिहेवियर, वो बिलीफ, वो हैबिट कैसे डेवलप हो जाती है. बेटे there are 3 persons who have given something, who have contributed something in regard to how this culture is being developed in an organization. तो मैं फर्स्ट पॉइंट जो आज डिस्कस कर रहा हूं उसका नाम है सचिन. इस व्यक्ति ने क्या कहा. इस व्यक्ति ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जो आज हमें समझनी है. बेटे ये व्यक्ति ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होती है
दैट इज लेट इट बी T0. हम कहते हैं जी स्टार्ट यहां से हो रही है, लेट दिस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से स्टार्ट हो रही है, और ये स्टार्ट होती है तो जहां पर कुछ ना कुछ फाउंडर रहे होंगे, कुछ लोगों ने इसको बनाया होगा, वो फाउंडर्स थे या लीडर्स थे या जो भी ओरिजिनल ओनर्स थे जिन्होंने यहां पर ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी, स्टार्टिंग की. जैसे आपकी फैमिली में पेरेंट्स, पेरेंट्स के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स. जब ये फैमिली ट्री स्टार्ट हुआ तो जो बिगिनिंग में फैमिली ट्री की जो पहली ब्रांच थी, जो पहले लीडर्स थे, उन्होंने जो कल्चर फॉलो किया, नाउ दैट बिलीफ, उनके मन में जो थॉट्स आई या उनके पास जो एटीट्यूड था, उससे दे हैव डेवलप्ड सम हैबिट्स, सम बिहेवियर. मैं रिपीट करता हूं, ग्रेट ग्रेट फाउंडर्स, दे मस्ट बी हैविंग सम थॉट्स, दे मस्ट बी हैविंग सम एटीट्यूड. थॉट्स और एटीट्यूड को मिक्स करके उन्होंने एक हैबिट डेवलप की, और वो हैबिट ही आज तक जनरेशन वाइज जनरेशन चलती आ रही है. ऐसा मैंने नहीं कहा, सचिन ने कहा कि भाई इफ वी सी एन ऑर्गेनाइजेशन, उसने 5-6 ऑर्गेनाइजेशंस को सर्च किया होगा या जितनी भी की होगी, हमें उसमें नहीं लेना, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को रीड किया और उसके बाद एनालाइज किया कि दैट द कल्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बेटे जो कल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो लास्ट डायरेक्टर्स, जो पहले सीनियर्स थे और जो उनके सीनियर्स थे, बेटे वो तो मर गए होंगे. बेटे आप ये बताइए, मैक्सिमम 100 ईयर्स एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ है, वो तो मर गया होगा, लेकिन जो उन्होंने कल्चर डेवलप कर दिया वही कल्चर आज भी कैरी ऑन हो रहा है. इट मीन्स द कल्चर इज बीइंग कैरिड फॉरवर्ड, लगातार चलता रहेगा. जैसे मैं रतन टाटा जी की बात करूं, सुनना जरा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रहा हूं. मैं रतन टाटा की बात कर रहा हूं. रतन टाटा जी ने क्या सीखा कल्चर, जो भी कल्चर आज उनका है, मैं समझता हूं उनके सीनियर्स, उन्होंने अपने सीनियर्स, मान लेते हैं जमशेद जी टाटा किसी चेन में रहे होंगे, अब वो फादर या ग्रैंडफादर या कहीं भी होंगे, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन जो भी कल्चर जमशेद जी टाटा ने प्रिपेयर किया उसी को फॉलो किया रतन टाटा जी ने. अब रतन टाटा जी के बाद सारस मिस्त्री भी वही कल्चर फॉलो करेगा. अगर नहीं करेगा तो बेटे सारस मिस्त्री का कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे. और पिछले कुछ पीरियड पहले ऐसा हुआ भी था कि सारस मिस्त्री को टाटा ग्रुप ने बाहर निकाल दिया, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट फॉलोइंग द कल्चर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय दैट पीपल. तो मैं आज के इस लेक्चर में ये बताने वाला हूं कि जो सचिन है उसने एक बात बोली कि कल्चर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके ओरिजिनल फाउंडर्स डेवलप करते हैं और वो कल्चर रेगुलरली आगे कैरी ऑन हो जाता है. तो दिस पॉइंट इज टू बी अंडरस्टूड. ये एमसीक्यू में आएगा कि सचिन कौन था, सचिन ने क्या बोला, उसकी थॉट्स क्या थी, उसने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कहा. तो लिखते हैं जी सचिन. बेटे अब इसमें लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप खाली जस्ट पढ़ोगे ना तो आधी बातें तो याद समझ ही नहीं आएंगी और आधी बातें भूल भी जाओगे जो समझ आएंगी. बट अगर आप लिख लेते हो तो आई एम टेलिंग यू दिस विल बी अ वेरी इफेक्टिव मैनर ऑन यू. तो सचिन आर्ग्यूज दैट द फर्स्ट लीडर्स ऑफ अ कंपनी क्रिएट इट्स कल्चर. The first leaders of a company create its culture. इसको हाईलाइट कर लीजिए. The first leaders of a company creates इट्स कल्चर. बेटे जो फर्स्ट लीडर्स होते हैं ना वो ही क्रिएट करते हैं. जैसे इन्फोसिस को फर्स्टली नारायण मूर्ति साहब ने बनाया, तो नारायण मूर्ति साहब की जो थॉट्स होंगी, जो एटीट्यूड होगा, उसी से उनकी हैबिट्स डेवलप हुई, बिहेवियर आया और वही कल्चर बन गया. इसका मतलब जो फर्स्ट लीडर्स हैं दे डेवलप द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. मैंने एग्जाम्पल में लिखा जमशेद जी टाटा, रतन टाटा, सारस मिस्त्री. ये बात मैंने आपको भी क्लियर कर दी. आप प्लीज लिख लें जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा.
आफ्टर रिवाइजिंग, एट द टाइम ऑफ रिवाइजिंग, अगर ये एग्जाम्पल आपको पता होगा तो यू कैन ईजिली हैव ग्रास्प कर सकते हैं। तो आप लिखें जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, और उसके बाद लिखें आफ्टर दैट, उसके बाद लिखें सारस मिस्त्री। फ्यूचर लीडर्स, बी पॉइंट में लिख रहे हैं फ्यूचर लीडर्स। मैं सारस मिस्त्री की बात कर रहा हूं। सारस मिस्त्री इज अ फ्यूचर लीडर। या मुकेश अंबानी ने कहां से कल्चर लिया? धीरूभाई अंबानी जी से। तो अब मुकेश अंबानी जी का जो बेटा है, वो जो कल्चर वो फॉलो करेगा, वो मुकेश अंबानी वाला फॉलो करेगा। बट अगर बेटा मना करता है कि नहीं, दिस कल्चर इज नॉट गुड, तो बेटे फिर उसको हम कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे, बिकॉज एज पर दिस ऑर्गेनाइजेशन द कल्चर विच इज बीइंग फॉर्मुलेटेड बाय धीरूभाई अंबानी हैज टू बी फॉलोड। तो लिखेंगे फ्यूचर लीडर्स विल ओनली बी सिलेक्टेड if they support organizational culture created by first leaders। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, that future leaders will only select or they will only be selected। आप लिखें प्लीज पीछे, सीधा होकर बैठे आप, सीधा होए, will only be selected, Cyrus Mistry will only be selected if he accept the culture which is being founded, which is being prepared, which is being developed by Jamshedji Tata। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट पॉइंट। नाउ सचिन हैज गिवन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। उसने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के कहा देयर आर 3 कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज दिस कल्चर। द फर्स्ट इज आर्टिफैक्ट। आइए देखते हैं। सचिन हैज डिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन 3 लेवल्स। सचिन ने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को 3 लेवल्स में डिवाइड किया। एक बार देख लेते हैं। मैं आपके सामने इस समय सचिन की बात करूंगा। ये देखिए जी, सचिन इन दिस देयर आर 3 लेवल्स as given by this person। One is artifact, it means जो दिखता है, जो दिख रहा है आपको, जो स्पेसिफिकली नजर आ रहा है, that is aimed as artifacts। Second is espouse values, which the values which is being formulated by that organization, कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेटिस्फेक्शन और आवर ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एंड द थर्ड इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग assumptions। So these are the 3 levels which is being formulated or which is being developed by Sachin। तो बेटे इनको हमने समझना है। इनको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम बात को समझेंगे। आइए एक बार देख लेते हैं। आइए, Sachin has described organizational culture in 3 levels। Artifacts, these aspects of culture that can be seen, those कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर में एक होते हैं आर्टिफैक्ट, जो आप देख सकते हैं। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के यूनिफॉर्म को देख सकते हैं, है ना। तो दीज एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, आर्टिफैक्ट्स आर दोज एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर दैट कैन बी सीन, जो आप आंखों से देख सकते हैं। दैट इज यूनिफॉर्म, डिजाइन ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशनल प्रीमिसेस। जैसे नाइकी में आप देखें तो उल्टा टी होता है, दैट ट्रेडमार्क। With the help of that, you can easily see the culture of that organization। So artifact is the component as of that organizational culture। Second is espoused values। These are the strategies and goals of an organization, including company slogans। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने सहारा इंडिया का बताया था, तो मैंने कहा these are the values। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं जी हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य, माई ऑब्जेक्टिव, आवर विजन, आवर मिशन इज टू गिव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एट फर्स्ट and the best quality product। So this can be espoused values of an organization। So organizational culture as per Sachin has 3 levels or 3 components। The first is artifact, the second is espoused values, and the third is basic assumptions। वो थोड़ा सा मुश्किल है to find out what are the basic assumptions and values। तो पहले आप ये लिख लें espoused values। These are the strategies and goals of an organization, including company slogans। Example में लिखें stated aim of the organization to improve customer service। Supposingly हमने लिखा हुआ है कि भाई कस्टमर की सर्विस को इंप्रूव करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आइए जी थर्ड पॉइंट,
Third is basic assumptions and values. Basic assumptions and values. These are difficult to identify. अब बेटे बेसिक assumptions और values बड़ी difficult होती हैं आइडेंटिफाई करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की. तो ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा. सचिन ने 3 बातें बताई. उसने कहा जो कल्चर है विच दैट इज बीइंग डेवलप्ड बाय द फाउंडर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद उसने कहा देयर आर 3 कंपोनेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, एस्पोज वैल्यूज एंड बेसिक असम्पशंस एंड बेसिक असम्पशंस. बेसिक असम्पशन का मतलब है कुछ बातों को हम अज्यूम कर लेंगे. Now this is very difficult to find out. So these are difficult to identify by the new employees and main contributor to failure when trying to implement change. Because हम in this we assume कि ये basic assumptions हैं. So it is somewhat difficult to find out the basic values. So employees believe the main purpose of the company is to earn profit. Supposingly, अगर कुछ भी mention नहीं है तो बेटे इंप्लॉइज जनरली मानेंगे कि प्रॉफिट अर्न करना ही मेन ऑब्जेक्टिव है एंड दे विल एक्ट अकॉर्डिंगली. बट दिस कैन बी अ बेसिक अजम्पशन और नॉट, इट डिपेंड्स. सो दैट इज बेसिक अजम्पशन. सो देयर इज अ समवट कन्फ्लिक्ट. मैंने वर्ड यूज किया कन्फ्लिक्ट. यहां पर प्रॉब्लम आती है क्योंकि बेसिक अजम्पशंस कुछ अलग होती है और आप कई बार कुछ और सोचते हैं. ठीक है जी. तो मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ गया, हैंडी. हैंडी तो बेटे 3 ऑथर्स हैं, हमें तीनों ऑथर्स की बात समझनी है. 3 राइटर्स हैं, 3 कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमें इन तीनों कॉन्ट्रीब्यूटर्स की बात समझनी है. पहला कॉन्ट्रीब्यूटर, पहला व्यक्ति है जिसको जो भी बताया सचिन, उसने बड़ी सिंपल सी बात की. उसने कहा जी कंपोनेंट 3 है, आर्टिफैक्ट, एस्पॉन्डेड वैल्यूज एंड बेसिक असम्पशंस. बेटे हम हमारे हैंडी के ऊपर. हैंडी भी एक व्यक्ति रहा है, फिरंगी, यूरोपियन. उसने भी बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया, उनके कल्चर को देखा और उन सबके कल्चर को देखने के बाद उसने 4 तरह के डिफरेंट कल्चर्स को बताया दैट ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 टाइप्स ऑफ कल्चर. बट आपने चैप्टर 2 में देखा था ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को हम अलग अलग फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं. बट इन दिस चैप्टर नंबर 3 Handy has divided or has bifurcated the organization into 4 categories. That an organization can be divided on the basis of culture in 4 parts. तो बेटे एक उसने बोला पावर कल्चर, रोल कल्चर, टास्क कल्चर, पर्सन कल्चर. आज हम इन चारों को डिस्कस करेंगे. बेटे एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. पावर कल्चर, पावर कल्चर, पावर कल्चर, रोल कल्चर, रोल कल्चर, रोल कल्चर, टास्क कल्चर, टास्क कल्चर, पर्सन कल्चर, पर्सन कल्चर. अब इसको मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर. पावर कल्चर कैसा होता है बेटे? ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर पावर एक ही तरफ से आ रही है. पावर इज कमिंग फ्रॉम वन साइड, पावर इज कमिंग फ्रॉम डायरेक्टर्स, पावर इज कमिंग फ्रॉम ओनर्स, पावर इज कमिंग फ्रॉम एंटरप्रेन्योर. बेटे जब पावर या स्ट्रैटेजी एक ही तरफ से आती है, now in order to fulfill their ego, the whole organization has to follow their rules. So this type of organization, this type of culture where power is coming from one side, that is named as power culture. बेटे पहले बात को समझ लेंगे. अभी लिखना तो है ही, अभी लिख लेते हैं. क्या हो गया, अभी लिख लेंगे. आप पहले बात को समझ लीजिए. हैंडी ने 4 तरह के कल्चर्स को बताया और ऑर्गेनाइजेशन को इन 4 कल्चर्स में डिवाइड किया. पहला है पावर कल्चर. पावर कल्चर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल हो सकता है जहां पर ओनरशिप सिंगल हो और ओनर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पावर दे रहा हो, अपनी स्ट्रेटजीज, अपनी बातों को रखता हो. तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फॉलो देम ओनली. तो इसको बोलते हैं बेटे पावर कल्चर. तो आइए हम पहले पावर कल्चर लिख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे हम रोल कल्चर समझेंगे, फिर रोल लिखेंगे, फिर टास्क कल्चर समझेंगे, टास्क लिखेंगे, फिर पर्सन कल्चर समझेंगे, पर्सन लिखेंगे. बेटे लेकिन लिखना जरूरी है. आप देखिए आप ढीले बैठे हैं, कमर सीधी कीजिए आप प्लीज. पावर कल्चर लिखेंगे आप. मैं अभी देखूंगा आपका रजिस्टर, हाईलाइट भी करना है आपने. हाँ आप ही से बात कर रहा हूं मैं, और आप जो मेरे कैमरे में देख रहे हैं मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको लिखना है. इंपॉर्टेंटली कह रहा हूं मैं आपको. पावर कल्चर इट मींस देयर इज वन मेजर सोर्स ऑफ पावर.
Power is coming from one major source. It means there is one major source of power. It means there is one major source of power in case of small owner managed business. Power is coming from one major source, ओनर से, डायरेक्टर से, दैट मैनेजर से, जहां पर एक ही तरह से, एक ही जगह से, एक ही डायरेक्शन से पावर आ रही है, उसको हम बोलते हैं पावर कल्चर. अब नाउ वेदर दिस इज गुड और नॉट, हम उस पर वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट वेदर पावर कल्चर इज गुड, वेदर रोल कल्चर इज गुड, वेदर टास्क कल्चर इज गुड, वेदर पर्सन कल्चर इज गुड. वी आर नॉट हियर to decide that which culture is best. It depends upon organization to organization. कुछ organizations छोटी होती हैं तो वहां पे power culture अच्छा होता है, but there are some organizations which are very big organizations. टाटा ग्रुप की बात करें, अंबानी ग्रुप की बात करें, जयपुरिया ग्रुप की बात करें, जैन ग्रुप की बात करें, huge organizations, big size of organizations, huge employees. So we cannot follow power culture in that. It means those organizations where there is a different type of hierarchy, where roles and responsibilities are defined. बेटे जहां पर roles और responsibilities defined होती हैं, clearly बताई जाती हैं, क्योंकि size of organization इतना बड़ा है, owner का role तो zero हो जाता है वहां पर, because everything is being defined that this is the role, this is the responsibility. Those organizations, वहां पर जनरली एज पर हैंडी ही टोल्ड दैट वहां पर रोल कल्चर इज बीइंग फॉलोड. रोल मींस डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, फोरमैन, वर्कर, ह्यूज हियरार्की इज देयर. एज इन केस ऑफ अकाउंट्स, बेटे वहां पर एक कैशियर होगा, एक अकाउंट, एक इन्वेंट्री मैनेजर होगा, एक परचेज मैनेजर होगा, एक सेल्स मैनेजर होगा. Every person has been defined the particular role and responsibility that is named as role culture. तो आप लिखें this type of culture will be in those organizations. प्लीज लिखेंगे, सभी लिखेंगे. बेटे पावर कल्चर थी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, अब आप लिख रहे हैं रोल कल्चर. This type of culture will be followed in those organizations where organizational culture will determine authority and responsibility. जहां पर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करता है द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स. बेटे जो मैनेजर है उसकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोडक्शन मैनेजर की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुपरवाइजर की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विल डिफाइन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम कहते हैं दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग एज पर हैंडी रोल कल्चर. तो लिखेंगे रोल कल्चर. बेटे मैं आ गया थर्ड कल्चर में, टास्क कल्चर. अब देखिए मैंने इसको थोड़ा सा आपके लिए बताया भी हुआ है, जरा ध्यान से अगर आप देखें तो मैंने इसको बताया है कि टास्क कल्चर क्या होता है. ये देखिए, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. पावर कल्चर, रोल कल्चर. बेटे मैंने गूगल बाबा से पूछा, मैंने ये सब कुछ गूगल बाबा से पूछा कि ये गूगल बाबा मुझे बता व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स विच आर बीइंग गिवन बाय हैंडी. तो उन्होंने कहा पावर कल्चर, रोल कल्चर, टास्क कल्चर एंड पर्सन कल्चर. आप देख लीजिए, पावर, रोल, टास्क एंड पर्सन. अभी हम भी ऐसा ही एक टेबल बनाएंगे. यहां लिखेंगे पावर, फिर लिखेंगे रोल, फिर लिखेंगे टास्क और फिर लिखेंगे लास्ट में पर्सन कल्चर और उसके कुछ फीचर्स लिखेंगे. ठीक है बेटे, आइए अभी हम हॉफस्टाइड की बात करेंगे, उसने क्या क्या कल्चर्स बताए. लेकिन पहले हम आ रहे हैं जी, हम आ रहे हैं आराम से. एक सेकेंड के लिए देखिए, हम आ गए टास्क कल्चर में. दिस टाइप ऑफ कल्चर विल एग्जिस्ट. तो बेटे मैं अभी आपको टास्क कल्चर की बात एक्सप्लेन कर रहा हूं. आई हैव टोल्ड यू पावर कल्चर, आई हैव टोल्ड यू रोल कल्चर. टास्क कल्चर क्या होता है बेटे? जहां पर एक प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट होता है. ऐसी कंपनीज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हु आर doing a particular project and the completion of that project is very important. जैसे फिल्म मेकिंग,
जैसे दिल्ली मेट्रो, बेटे एक प्रोजेक्ट मिला लार्सन एंड टोब्रो को, या एक फिल्म का प्रोजेक्ट है किसी के पास, अब उस फिल्म को एक पर्टिकुलर डे तक कंप्लीट करना है, बेटा दैट प्रोजेक्ट हैज टू बी कंप्लीटेड, दैट टास्क हैज टू बी कंप्लीटेड। इसका मतलब इन दोज ऑर्गेनाइजेशंस वेयर प्रोजेक्ट हैज मोर इंपॉर्टेंस, प्रोजेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, बेटे टास्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, दैट पर्टिकुलर कल्चर इज नेम्ड एज टास्क कल्चर। वहां पर जो कल्चर फॉलो होता है उसका नाम है टास्क कल्चर। अब बेटे जब जहां पे टास्क कल्चर होता है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंस इज कि हमें वो टास्क खत्म करनी है, क्या वो मेरी रोल है या नहीं, वेदर दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट, इट हार्डली मैटर्स। मैं ये नहीं देखूंगा कि क्या ये मुझे करना चाहिए था या नहीं, क्या ये मेरे पावर के अंडर आता है या नहीं, क्या मैं इसमें रिस्पॉन्सिबल हूं या नहीं। ऑल दीज थिंग्स विल नॉट बी टेकन इन टू अकाउंट। I will only take into account the task, that I have to complete this task within that particular time. So in those organizations, task culture is being followed. तो लिखेंगे बेटे, this type of culture will exist where emphasis is on achieving the particular task. This type of culture will exist where emphasis is on achieving the particular task at hand and staff need to be flexible. बेटे ये इंपॉर्टेंट है। This type of culture will exist, लिखना है बेटे, आप सबको लिखना है। आप देखिए ढीले ढीले हो गए बैठे हैं, प्लीज लिखिए बेटे, लिखना है। टास्क कल्चर बता रहा हूं, हैंडी का बता रहा हूं, हैंडी टास्क कल्चर लिख लो भैया, खड़े हो, और आप भी लिखिए। दिस टाइप ऑफ कल्चर विल एग्जिस्ट वेयर एम्फोसिस इज ऑन अचीविंग द पर्टिकुलर टास्क एट हैंड एंड स्टाफ नीड टू बी फ्लेक्सिबल इन ऑर्डर टू एंश्योर। बेटे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते ये करना था आपको या नहीं, ये आपकी ड्यूटी है या नहीं, because the main objective is to meet those deadlines. मूवीज और टर्न की प्रोजेक्ट्स, मैंने लिखा दिल्ली मेट्रो, ठीक है जी, मैं आ गया जी लास्ट, पहले लास्ट को समझ लेते हैं फिर टेबल बनाएंगे। एक बच्चा कहता है कितने कल्चर बता दिए बेटे, मैंने कहा 3 कल्चर बता दिए। हैंडी की बात कर रहा हूं, हैंडी ने पावर की बात की, हैंडी ने रोल कल्चर की बात की, हैंडी ने टास्क कल्चर की बात की, हैंडी ने पर्सन कल्चर की बात की। बेटे देर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस हु आर मोर कंसर्न्ड विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और एवरी कस्टमर हैज इट्स ओन एक्सपेक्टेशंस, डिस्टिंक्ट एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे ग्राफिक डिजाइनर की बात करें, प्रिंटर की बात करें, जॉब वर्क की बात करें, नो एवरी क्लाइंट हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब, एवरी क्लाइंट हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिक्स एंड हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो वहां पर पावर कल्चर तो छोड़ ही दीजिए, रोल कल्चर भी छोड़ दीजिए, मैं तो कहता हूं टास्क कल्चर भी छोड़ दीजिए। इन दोज ऑर्गेनाइजेशंस वेयर ईच कस्टमर हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट फीचर्स, distinct expectations, in those organizations we will generally follow person culture। बेटे जहां पर हर कस्टमर एक अलग अलग है, हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो आइए लिखते हैं पर्सन कल्चर। दिस टाइप ऑफ कल्चर एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा अब ये टेबल बनाना जरूरी है। पहले पावर कल्चर डिस्कस किया, फिर मैंने रोल कल्चर बताया, फिर मैंने टास्क कल्चर बताया, फिर मैंने पर्सन कल्चर बताया। अब देखिए जब आप लिख रहे हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपको काफी सारी बातें समझ आ रही हैं। आप खुद सोचिए, आप ऐसा कीजिए एक चैप्टर को खाली रीड कीजिए, मेरे लेक्चर को खाली सुनिए, रीड कीजिए और लिखिए मत, और एक चैप्टर आप रीड भी कीजिए और आप लिख भी लीजिए। बेटे दोनों में अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस आपको खुद पता चल जाएगा, आप मेरी बात पे मान लेंगे कि हां लिखना बड़ा जरूरी है। प्लीज राइट इट डाउन। पावर कल्चर, ओनर, डायरेक्टर, एंटरप्रेन्योर। रोल कल्चर, बिग ऑर्गेनाइजेशंस, टाटा ग्रुप,
रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा इतनी बातें भी लिख लोगे ना तो रिवाइज करने में आसानी रहेगी। टास्क कल्चर, बेटा टाइमली कंप्लीशन ऑफ द जॉब, टाइमली कंप्लीशन ऑफ द वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट। पर्सन कल्चर, वेयर कस्टमर इज गिवन द इंपॉर्टेंस, पर्सन इज गिवन द इंपॉर्टेंस। ग्राफिक डिजाइनर, तो आप लिखे मैं आ गया जी, मैं आ गया जी नीचे, मैं आ गया जी लास्ट आपके दोस्त के पास। बेटे दो दोस्तों की बात मैंने बता दी, सचिन की बात बता दी, हैंडी की बात बता दी। मैं आ रहा हूं हॉफस्टेडे। अब प्रोनाउंस कैसे करते हैं आप मेरी बात पे हंस रहे होंगे, लेकिन जो भी है ये फिरंगी थे, रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, तो उनका नाम है ही नहीं। लेट इट बी एनी पर्सन, यू नो। नाउ इस व्यक्ति ने क्या किया, बड़ी समझदारी की। बेटे आईबीएम बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, अलग अलग कंट्रीज में इनकी अपनी ब्रांचेस हैं। इसने क्या किया, आईबीएम की जितने भी इंप्लॉइज थे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, 1,00,000 इंप्लॉइज जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में थे, उनको स्टडी किया कि उनका कल्चर कैसा है, किस में क्या कल्चर है। तो और उसके बाद कुछ एनालिसिस निकाला। बेटे आज हमें उस एनालिसिस को समझना है, बिकॉज दैट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपको पता होना चाहिए सचिन ने क्या बोला, हैंडी ने क्या बोला और हेफस्टेडे ने क्या बोला। हेफस्टेडे ने आईबीएम के 1,00,000 इंप्लॉइज को स्टडी किया और उसमें एनालिसिस निकालना स्टार्ट किया। और बेटे एनालिसिस में क्या निकाला, अलग अलग बातों को निकाला। बेटे 6 कल्चरल डायमेंशंस निकाली। एज पर दिस पर्सन उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से नेशन में, अलग अलग नेशंस में कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, and the same organization, same company, but in different countries has different types of cultures. इसका मतलब IBM ऑस्ट्रेलिया, IBM इंडिया, कंपनी एक ही है, हेड ऑफिस एक ही है, होल्डिंग एक ही है, बट उनका कल्चर अलग अलग है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कल्चर अलग है, इंडिया का कल्चर अलग है। इसी तरह से इंडिया, IBM इंडिया, इफ आई कंपेयर विद IBM इटली, दे हैव डिफरेंट कल्चर। नो डाउट ऑर्गेनाइजेशन इज सेम, because nation has different types of cultures। और उन्होंने 6 कल्चर्स को डिफाइन किया। बेटे ये 6 कल्चर्स समझने हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे आप। भले इस लेक्चर का रिवीजन मैं चैप्टर नंबर, इसका रिवीजन मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, पीपीटीज के थ्रू कराता हूं, आपको पता ही है। बट अभी आप पहले 6 डायमेंशंस को लिखें। फर्स्ट डायमेंशन इज एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फर्स्ट कल्चरल डायमेंशन है बेटे इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कोलेक्टिविज्म। 6 डायमेंशन को समझना है, विच आर बीइंग गिवन बाय हॉफस्टेडे इन रिगार्ड टू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आफ्टर स्टडीइंग 1,00,000 एम्प्लॉइज ऑफ आईबीएम। पहला है कल्चरल डायमेंशन 1, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कोलेक्टिविज्म। बेटे इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कोलेक्टिविज्म में लिखा गया एक्सटेंट टू विच पीपल आर इंटीग्रेटेड इनटू ग्रुप्स। जैसे नाम क्या कह रहा है, इंडिविजुअलिज्म, जहां पर हर एक पर्सन, हर एक इंप्लॉय इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअलिज्म। जहां पर ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं कोलेक्टिविज्म। तो हॉफस्टेडे ने इस बात को देखा दैट इन सम कंट्रीज, यू नो, individualism has been given more importance. There is high individualism. It means when we give the reward, it depends upon the individual performance. And in some organizations, we give the importance to collectivism, that the performance of that group is more important. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? बेटे पहला कल्चरल डायमेंशन हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज नेम्ड एज individualism versus collectivism. When I say individualism, it means when I am giving importance to a individual performance. And when I say collectivism, it means I am giving importance to a collective group of people. So please firstly write down, उसके बाद आगे discuss करेंगे। Extent to which people are integrated, high individualism means it means where the organization give more importance to the individual performance, their individualism culture is present.
and where the organization give the reward to the group, their collectivism culture is more there. So individualism में लिखेंगे high individualism means when staff expects to be assessed on their own achievements and performance. देखिए क्या लिखा हुआ है, when staff expects to be assessed on their own achievements and performance. When staff expects to be assessed on their own achievement and performance, so this type of culture which we see in those organizations is named as individualism, organizational culture. Second में आगे जी, low individualism, it means high collectivism. बड़ी सिंपल सी बात है, जहां पे इंडिविजुअलिज्म नहीं होगी तो वहां कोलेक्टिविज्म होगी. तो आपको ये बात समझनी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो इंडिविजुअलिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई इंडिविजुअलिज्म, एंड हाउ मेनी कल्चरल डायमेंशंस आर बीइंग गिवन बाय हॉफस्टेडे. तो लो इंडिविजुअलिज्म मींस व्हेन स्टाफ मेंबर्स एक्सपेक्ट टू बी असेस्ड ऑन अ ग्रुप basis. When staff members' performance is expected to be assessed on group basis and prefer the organizations to set group goals. जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना इज इंपॉर्टेंस, वहां पर लो इंडिविजुअलिज्म ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर विल बी देयर. ठीक है जी. तो पहला कल्चर आपको समझ आ गया. दूसरा, second cultural dimension which has been given after analyzing those 1 lakh employees of IBM, uncertainty avoidance index. Uncertainty avoidance index. As the name indicates, uncertainty avoidance. बेटे एक तो होता है रिस्क अवॉइडेंस, हम रिस्क को अवॉइड कर रहे हैं, इसका मतलब वी वांट टू बी सेफ. बड़ी सिंपल सी बात है. एक होता है रिस्क लवर, दोज हु लव द रिस्क, दोज हु लव द अनसर्टिनिटी. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आई कैन से ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क लवर, रिस्क अवॉइडर. व्हेन आई से अनसर्टिनिटी अवॉइडेंस, इट मीन्स आई एम रिस्क अवॉइडर, आई वॉन्ट टू बी सेफ. So in those organizations or in those countries जहां पर जो people हैं they are not ready to take risk, बेटे वहां रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे, they are risk avoiders. As in case of Japan, they are not ready to take risk. So in those types of countries this uncertainty avoidance index is very low. और कुछ ऐसी कंपनीज, कुछ ऐसे कंट्रीज, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हु आर रेडी टू टेक रिस्क, बिकॉज इफ दे टेक रिस्क देन ओनली दे विल हैव अ ह्यूज रिटर्न. तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में हैफस्टेड ने देखा दैट द कल्चर विच इज बीइंग देयर इज हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स. तो एक बार लिखते हैं, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, इट डील्स विद सोसाइटीज टॉलरेंस फॉर अनसर्टेनिटी. इट डील्स अनसर्टेनिटी, एवरीथिंग इज अनसर्टेन. आपको पता ही है सब कुछ अनसर्टेन है. आप F1 का पेपर दें, पता नहीं पेपर कैसा आए, दिस इज अनसर्टेनिटी. सो इट डील्स विद द अनसर्टेनिटी. हाई अनसर्टेनिटी इंडेक्स कैप्चर्स कल्चर विल नॉट एक्ट. हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, देखिए वर्ड है अवॉइडेंस. आई एम हाई अनसर्टिनिटी अवॉइडेंस, मैं हाई अनसर्टिनिटी को अवॉइड करता हूं, इसका मतलब मैं रिस्क नहीं लेता. जापान, तो हाई अनसर्टिनिटी अवॉइडेंस कल्चर विल नॉट एक्ट आउटसाइड देयर नॉर्मल जॉब डिस्क्रिप्शन. बेटे वो ज्यादा जॉब डिस्क्रिप्शन में जो होगा वो ही करेंगे, उसके बाहर नहीं करेंगे. ठीक है, जापान एग्जांपल दिया मैंने. Low uncertainty avoidance culture will take more risk and will go beyond their comfort zone. Will take more risk and will go beyond their comfort zone. आइए जी, थर्ड कल्चरल डायमेंशन बेटे 6.
बेटे 6 की 6 करनी है। आप बिल्कुल ना नुकर मत करना, 5 मिनट की बात रह गई है। आपको कह रहा हूं जो आप ढीले होके बैठ रहे हैं, स्ट्रेट, प्लीज सिट स्ट्रेट। और आप भी बिल्कुल बेड के ऊपर बैठ के ना पड़े, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से देखें। पावर डिस्टेंस इंडेक्स, बेटे देर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस, देर आर सम कंट्रीज हु लव पावर, and there are some countries or organizations, or in those countries they don't love power. So from there have started analyze की एक अलग से कल्चर है जिसका नाम है पावर डिस्टेंस इंडेक्स। पावर डिस्टेंस इंडेक्स अब लॉजिकली बताइए, if the persons there can be high distance power or there is a low distance power. If there is a high distance power, अगर हाई डिस्टेंस पावर होगी तो ऊपर होंगे मुकेश अंबानी, फिर डायरेक्टर, फिर जनरल मैनेजर, फिर प्रोडक्शन मैनेजर, फिर सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर फोरमैन, फिर वर्कर। इट मींस फोरमैन और ऊपर मुकेश अंबानी के बीच में देखें तो देयर इज अ ह्यूज डिस्टेंस, बेटे इसको बोलते हैं हाई डिस्टेंस। बट इन सम कंट्रीज they love power. इट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द मॉनिटरी एमॉल्यूमेंट्स, कितने पैसे मिल रहे हैं उसका मैटर नहीं करता, बट वो पावर को एंजॉय करते हैं। तो उन दोज कंट्रीज लो डिस्टेंस इंडेक्स विल बी देयर। तो एक बार पहले लिख लेते हैं, द एक्सटेंट टू विच लेस पावरफुल मेंबर्स, द एक्सटेंट टू विच लेस पावरफुल मेंबर्स, मैं फोरमैन की बात कर रहा हूं, एक्सपेक्ट दैट पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स कल्चर एक्सपेक्ट नॉट टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। बड़ी सिंपल सी बात है, जब हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स होगा तो जो व्यक्ति ऊपर बैठा है और जो बिल्कुल लास्ट में बैठा है, बेटे जो लास्ट में बैठा है वो डिसीजन मेकिंग में वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मैं आ गया जी कल्चरल डायमेंशन 4। बड़ा सिंपल है। इन इंडिया इंडिया में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेल्स आर द अर्निंग मेंबर्स। मेल्स पैसे कमा के लाएंगे और बाकी घर के मेंबर्स उन पे डिपेंडेंट रहते हैं। फीमेल्स डिपेंडेंट रहती हैं, चिल्ड्रंस डिपेंडेंट रहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ कल्चर इज नेम्ड एज मैस्कुलिनिटी कल्चर, जहां पे मेल डोमिनेंस ज्यादा हो। अब आप ये बताइए, इन केस देयर इज अ मेल कल्चर, तो इनको कैसे मोटिवेट कैसे कर सकते हैं इन दिस टाइप, बिकॉज वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स ऑफ अदर। तो इसको कैसे मोटिवेट करें? बाय गिविंग मोर पे स्केल, बाय गिविंग मोर इंसेंटिव्स, बाय गिविंग द रोल, बाय गिविंग द पावर। तो दिस पर्सन विल बी मोटिवेटेड। तो दिस टाइप ऑफ कल्चर इज नेम्ड एज मैस्कुलिनिटी कल्चर। बट बेटे देर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस, देर आर सम कंट्रीज, जैसे जर्मनी की बात करें, वहां पर मेल एंड फीमेल बोथ आर अर्निंग मेंबर्स and both are responsible for taking care of the family. So that type of culture is named as female culture, feminine culture. And in order to motivate females, आप बताइए, females को motivate करने के लिए they don't require power, rather they require security. They require social security. They require the coordination. तो वी विल गिव दोज थिंग्स सो दैट दे कैन बी मोटिवेटेड। तो बेटा कल्चरल डायमेंशन नंबर 4 लिख रहे हैं, मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। मैस्कुलिनिटी कल्चर इज डन वेयर द डिस्टिंक्शन बिटवीन रोल्स इज लार्ज एंड द मेल फोकस ऑन वर्क, पावर एंड सक्सेस। Feminine culture is the difference between gender roles is much smaller and staff will be motivated by, बेटे फीमेल स्टाफ कैसे मोटिवेटेड होगा? बाय लाइफ बैलेंस, बाय लाइफ क्वालिटी, रिलेशनशिप एट वर्क। आप खुद सोचिए, फीमेल्स इन सब चीजों को लाइक करती हैं। तो जहां पर मैस्कुलाइन, जहां पर फेमिनाइन कल्चर होगा, वी विल गिव दीज थिंग्स टू मोटिवेट देम। मैं आ गया जी कल्चरल डायमेंशन 5, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन
versus short term orientation. Better, there are some countries who believe in long term goals, who believe in long term success, and there are some countries who believe in short term orientation, short term goals. Long term का मतलब क्या है? These people will be motivated towards more saving, persistent savings. They want more social security in future. तो बेटे इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. तो एक बार लिख लें, सोसाइटीज विद लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन फोकस ऑन फ्यूचर रिवॉर्ड्स. फ्यूचर रिवॉर्ड्स इंपॉर्टेंट है. Those societies who are long term oriented, they will be more focused towards future rewards. Hence, they will give more focus on savings, on adoption of changing circumstances. Short term oriented cultures, बेटा जो शॉर्ट टर्म है आज का ज्यादा ध्यान देते हैं, भविष्य का ध्यान नहीं देते. ऐसा भी तो हो सकता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ थॉट्स. एज पर वन थॉट, वी ओनली टेक केयर ऑफ today's need. So in that type of culture, we focus on trading and social obligations. मैं आ गया जी लास्ट कल्चर में, कल्चरल डायमेंशन 6, इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट. इंडल्जेंस मीन्स जहां पर पीपल सभी को इन्वॉल्व करते हैं बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन मोर इन फन, यू नो, हैविंग एंजॉइंग द लाइफ. दैट इज इंडल्जेंस. तो लिखेंगे इंडल्जेंट सोसाइटीज, जैसे यूरोपियन सोसाइटीज, दे आर इंडल्जेंट सोसाइटीज. इंडल्जेंट मीन्स दे इन्वॉल्व ऑल द पीपल टू एंजॉय दैट लाइफ. Indulgent societies believe in enjoying life, having fun, whereas restrained societies suppress needs by means of social norms. जैसे कुछ फैमिलीज में सब ओपन नेचर के होते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, बट इन सम फैमिलीज देयर आर सम नॉर्म्स कि भाई बड़ों के सामने ये नहीं बोलना, ये नहीं करना, ये मूवी नहीं देखनी, ऐसे नहीं करना. सो दैट इज रिस्ट्रेंट टाइप ऑफ कल्चर, यू नो, रिस्ट्रेंट टाइप ऑफ कल्चरल डायमेंशन. सो एज पर हैफ्टेडे ये 6 तरह के कल्चरल डायमेंशंस हैं विच वर देयर इन 1 लाख एम्प्लॉइज ऑफ IBM. सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेशनल कल्चर्स. तो मैंने आज के इस लेक्चर में आपको 3 तरह की बातें बताई, 3 राइटर्स की बातें की. और वो 3 राइटर्स कौन से थे एक बार देख लेते हैं. बेटे वो 3 राइटर्स कौन थे? ये हॉफस्टेडे की बात कर रहे हैं. बेटे गूगल बाबा से देखना और गूगल बाबा से चेक करना मेरे लेक्चर के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, आपकी नॉलेज ज्यादा एनहेंस होगी जब आप गूगल से उसको ऐड ऑन करेंगे. ठीक है, तो आप एक बार जरूर इसको गूगल बाबा से देखेंगे. नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में मैं बाकी के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कवर करूंगा और लेक्चर 1 और 2 का रिवाइज कराऊंगा अपनी PPTs के थ्रू. मैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के थ्रू उनको रिवाइज कराऊंगा एंड वी विल बी डूइंग सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड देन वी विल बी डूइंग सम मॉक टेस्ट. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल.